जी सर, साथ स्टार्ट करें। स्टार्ट करें साहिबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद। एक बार फिर सावी बैठक में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको पिछली बैठक में मैंने बताया था कि रमज़ान मुबारक की वजह से हमने सावी बैठक जो है उसका टाइम जो है वो थोड़ा चेंज किया है, इस वजह से आज दोपहर में हम बैठक कर रहे हैं। तो सावी बैठक में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की बैठक का जो मौजू है वो हमारा सूरजमुखी है। जैसा कि हम बाकी सारी अपनी मेजर क्रॉप जो हमारी अहम फसलें उन पे बात करते हैं, इसी तरह तेलदार अजनास भी हमारी अहम फसलों में से एक है। पाकिस्तान की तेल की जो अगर हम बात करें कि ज़रूरियात जो है, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी तेल की ज़रूरियात भी बढ़ रही है। लेकिन ये एक अफसोस की बात है कि हम उतना अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो तेल पैदा नहीं कर पा रहे और हमें तेल का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो दरामद करना पड़ता है। तो इसीलिए आज हमने ये बैठक की का जो टॉपिक है वो चुना है कि हम ताकि तेलदार अजनास के बारे में, स्पेशली जो हमारे पास सूरजमुखी है, इसके बारे में बात कर सकें कि सूरजमुखी से किस तरह हम बेहतर पैदावार ले सकते हैं। दूसरा, आज जो हम देख रहे हैं आजकल के हमारा मौसम जो है वो अचानक से फ्लक्चुएट कर गया है। ये जो हमारा मई जून का जो टेम्परेचर होता है वो मार्च अप्रैल में आ गया है। तो हम अपने माहिरीन जो है जिन्होंने हमें बैठक में ज्वाइन किया है, हम उनसे जानेंगे कि ये जो मौसम है, ये जो अचानक गर्मी आ गई है, क्या ये सूरजमुखी की काश्त पे, उसकी पैदावार पे और उसकी यील्ड जो हमारे पास आती है उसके लिए मौजू है, या उसकी पैदावार पे, उसकी बढ़ोतरी पे असरअंदाज करता है। हमारे बैठक के आज के जो मेहमान हैं हाफिज साद बिन मुस्तफा साहब हैं, जो कि ऑयल सीड साइंटिस्ट हैं ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में। मोहम्मद जुबैर साहब हैं जो कि एंटोमोलॉजिस्ट हैं ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपको सावी की तरफ से रमजान मुबारक, और अल्लाह ताला इस महीने की बरकतें सब पर बनाए रखे। आमीन तुम आमीन आमीन। आमीन। जी सर, आई थिंक सर साथ का कोई इंटरनेट का इशू चल रहा है, शायद उनके लाइट ऑफ हो गई है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं बैठक को आपसे ही। तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि मौसम, जैसे अभी मैंने बात की कि अचानक से चेंज हो गया। सूरजमुखी की काश्त तो पूरे मुल्क में हो चुकी है। अगर हम देखें, कुछ इलाका जाते हैं वहां पे पहले काश्त कर दी जाती है, कुछ इलाके जहाँ पे मिड फेब्रुअरी और एंड फेब्रुअरी में काश्त की है। तो फसल, सूरजमुखी की जो फसल है वो मोस्टली अपनी फ्लावरिंग स्टेज पे है या फिर अपनी मेच्योरिटी की स्टेज पे है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस स्टेज पे, या जो हमारी फ्लावरिंग स्टेज है जो बहुत अहम स्टेज है कि किसी भी फसल की, जब फूल बनता है जिससे आगे हमारा दाना बनना होता है, तो ये जो मौसम में अचानक चेंज आया है, क्या ये सूरजमुखी के लिए बेहतर है? क्या ये उसकी पैदावार पे कोई असर तो नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव असर, कोई बुरा असर कि जिससे उसकी पैदावार कम हो? जी सर। हाँ जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो टेम्परेचर है उसकी वजह से इम्पैक्ट्स तो आते हैं। सूरजमुखी की जो काश्त है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करती है पूरे पंजाब में। 2 से 3 फेजेस में ये स्विंग होती है। उसके अलावा इसमें अगर हम जनवरी के एंड पे इसकी काश्त करें तो मई के मिड में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है ऑलमोस्ट। अगर हम एक जो पॉपुलर हाइब्रिड है हाइसन 33 आईसीआई कंपनी का है, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो उस 110 डेज लेता है। तो 110 डेज जो है, अगर हम 25 जनवरी को करें तो 15 और 14 मई तक ये पूरे हो जाते हैं। तो अब ये देख लें कि 9 अप्रैल हो चुकी है और क्रॉप जो है वो अब सीड मेच्योरिटी की तरफ जा रही है। इट मीन्स हो क्या रहा है, प्लांट के डिग्री डेज होते हैं कि उसको जितनी सनशाइन मिलनी है उतने दिनों में उसने वेजिटेटिव फेज उसकी पूरी करनी है, फिर उसके बाद उसने रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ जाना है। सनफ्लावर का प्लांट एक हार्डी प्लांट है, ये डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में सरवाइव करता है। लेकिन इसमें इशू ये है कि अगर हम इसकी वेजिटेटिव फेज जो है इसमें अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो ये इमीडिएटली रिप्रोडक्टिव की तरफ चला जाता है। अब एक चीज है जिसके ऊपर बेस है, उसका जो स्टेम है, उसकी जो गिर्थ है, उसके जो जाइलम और फ्लोएम, उनकी जो कैपेसिटी बननी है, वो चीज अगर एक बिल्डअप ही नहीं हुई हुई तो वो आगे जाके उसमें सीडिंग की जो मेच्योरिटी होनी है, उसकी जो शाइन होनी है, उसके जो ऑयल कंटेंट होना है, जो उसने अपना वेट जो है वो गेन करना है, तो वो नहीं कर सकेगा। सेम सिचुएशन इस दफा है। अब लास्ट ईयर से अगर जस्ट हम कंपैरिजन करें तो ये 3 डिग्री प्लस टेम्परेचर जा रहा है एवरेज। तो 3 डिग्री एक इनफ एक डिफरेंस होता है जो कि एक मेजरेबल है। अब इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इम्पैक्ट इस तरह से आएगा
कि बारिशें होनी थी मार्च में, वो नहीं हो सकी। फरवरी की बारिशें एक स्किप हुई है, उसमें एक थंडरस्टॉर्म का था, इसकी प्रोडिक्शन थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। अब उसमें क्या होना था, वो एक कोल्ड फेज मिलना था। जितना कोल्ड फेज मिलना था, सूरजमुखी का पौधे ने वहां पे स्टे करना था, वहां पे उसने अपने आप को एनर्जाइज करना था या स्टोर करना था, फूड उसकी सारी स्टोर होनी थी। उसके बाद उसने अपने जो टाइम फिक्स है, जैसे कि उसकी फोर लीफ स्टेज है, स्टारबस्ट स्टेज है, उसके उसके दिन फिक्स हैं। ये जब ब्रीडिंग हुई है उसकी, तो उसमें डेज ऑलमोस्ट फिक्स हैं। अब उसमें एक दिन की, 2 दिन की, एक वीक की इतनी फ्लक्चुएशन समझ आती है कि इतनी हो सकती है, जो कि नॉर्मल होगी। लेकिन जब इससे ज्यादा जब टेम्परेचर हाई गया, उसको एक तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, उसके प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस के अमल को एक लेवल पे रखने के लिए हमें इरिगेशन के नंबर्स जो हैं वो बढ़ाने पड़ गए हैं। उसके अलावा जो हनी बीज हैं, उन्होंने पॉलिनेशन करनी है, उसका टेम्परेचर जो है वो देखें 3 डिग्री प्लस चला गया है। ये एक एवरेज टेम्परेचर है, तो अब ये वो उस तरह से वो परफॉर्म तो नहीं कर सकेंगी। तो उसकी वजह से उसकी जो सेंट्रल फिलिंग है उसमें भी इशू आ सकता है। सीड जो है वो उसने जिस तरह से परफॉर्म करना था आगे जाके उसकी फ्लावरिंग करने के लिए, उसमें भी इशू आ सकता है। तो ये पॉसिबल इश्यूज हैं, इसका पैदावार के ऊपर इम्पैक्ट जरूर आएगा। लेकिन हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इरिगेशन बढ़ा के, और इसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करके, ताकि पौधे की जो एक स्ट्रेस में कंडीशन में जाने वाली बात है उससे हम अवॉइड कर सकें। जितना हम उसको अवॉइड कर लेंगे, उतनी हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो उतनी इंश्योर्ड होती जाएगी कि इतनी हम लाजमी चले जाएंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, जैसे आपने बात की कि हम नंबर ऑफ इरिगेशन उसकी आपाशी जो उसको कर दें। अगर हम देखें बहुत सी फसलें, जैसे अगर मेरी शोभा सब्जियात के हमारे जो डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पानी का दौरानिया जो उसको कम कर दें। हम जो 7 दिन बाद पानी दे रहे थे फसलों को, वो 4 से 5 दिन बाद कर दें। तो सूरजमुखी के लिए आप जैसा कि अभी आपने कहा कि दाना अक्सर खाली रह जाता है या दाने कम बनते हैं, छोटा रह जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो इसके लिए हम आप क्या आपाशी का जो दौरानी है वो क्या रिकमेंड करते हैं? नॉर्मली हम कितना कितना पानी लगाते हैं, और इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए अपनी फसल को ये सारी क्राइसिस जो इससे बचाने के लिए किस तरह कितनी आपाशी करें? अमूमी तौर पे 4 नंबर ऑफ इरिगेशन जो हैं वो इसकी रिकमेंड की जाती हैं। 2 पहले होती हैं वेजिटेटिव स्टेज में, और एक होती है फ्लावरिंग के टाइम पे जो मेन रिप्रोडक्टिव जहाँ से स्टार्ट होती है, और एक सीड फॉर्मेशन स्टेज पे। तो जितना टेम्परेचर जा रहा है और इसकी ये जो स्टेज है ये थोड़ी सी एक्सटेंड भी होगी, तो इसमें हमें 1 से 2 नंबर ऑफ इरिगेशन की गुंजाइश इसमें रखनी चाहिए। लेकिन इसमें जस्ट नंबर ऑफ इरिगेशन से कुछ नहीं होना। इसमें हमें ज़रूरी है कि हम इसमें किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट को फ्लड करें या स्प्रे करें। से फॉर एग्जांपल इजाबियन है, सिंजेंटा की है, वो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से उसको स्प्रे कर दें। तो उससे क्या होगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको अवेलेबल रहेंगे थोड़े से, और वो प्लांट जो है वो जो स्ट्रेस में जाने वाली कंडीशन होगी उससे रिलीव्ड रहेगा। जितना वो उससे रिलीव्ड रहेगा, उसकी अपनी जो सीड सेटिंग है वो पूरी फ्लावर की बल्ब पूरे होते रहेंगे उसके। जी सर, शुक्रिया सर। ये तो आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की कि हम खाली पानी दे के जो है फसल को नहीं बचा सकते, या उसको इस जो हमारे पास गर्मी की वजह से जो उसकी पैदावार पे असर हो रहा है उसको कम नहीं कर सकते। तो सर, खादों का भी जो हम यूरिया डीएपी वगैरह डालते हैं, इनका भी कोई रोल होगा? उनको भी हम जो है उसकी भी डोजेज जो है या उनका जो टाइम है वो भी चेंज करेंगे या नहीं? सर साथ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आप म्यूट हैं। ये आवाज आ रही है, ये आपकी आवाज आ रही है? सर, अगर आप अपनी वीडियो ऑफ कर आपको लें तो मेरी मे आवाज बी आ रही है? जी जी, अगर आप वीडियो ऑफ कर लें तो मे बी ऑडियो जो है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। सर फिर लेफ्ट कर गए। जी जुबैर साहब, आप कंटिन्यू करें, उनका शायद इंटरनेट का कोई इशू चल रहा है। जी, उसमें इशू जो है वो ये है कि अगर हम यूरिया की जो उसको कह लें कि स्प्लिट डोजेज में हम देते हैं इसको, अगर हम यूरिया एक्स्ट्रा भी दे देंगे, जैसे कि कुछ लोग जो है वो मार्केटिंग कंपनीज जो है वो ये कह देंगे कि आप एक बोरी पूरी यूरिया की जो है वो फ्लड कर दें, तो एक कॉस्ट की एक रेंज होती है जो उसमें हमने इनपुट की उस रेंज को रहते हुए ऐसे यूटिलाइज करना होता है कि जिससे हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले सकें, मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें।
तो जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक हाफ बैग यूरिया, अब जैसे मैंने 1 से 2 इरिगेशन का कहा, ये डिपेंड करता है। अब जैसे आप नॉर्दर्न साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा माइल्ड होगा, तो वहाँ पे हो सकता है एक इरिगेशन देनी पड़े या ना देनी पड़े। अगर हम साउथ की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे उसकी जो है वो अर्ली हो रही होगी, बिल्कुल ही जो मेच्योरिटी है, तो हो सकता है हमें जस्ट एक ही देनी पड़े, दूसरी देने की नौबत ना आए, बेशक टेम्परेचर हाई भी है। तो ये क्रॉप टू क्रॉप कंडीशन वेरी करती है। उसके लिए सजेशन यही है कि अगर आपने एक हाफ बैग जो है वो यूरिया दे दें एक इरिगेशन के साथ, तो ये एक बेहतर ऑप्शन होगी। उसकी रीज़न ये है कि अब ये ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड तक जो है वो हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमें इस काम से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स ने आगे नई क्रॉप जो है वो सेम भी आगे सोइंग करनी है। तो लैंड भी हमने जो है वो उसको फ्री करवाना है। तो बेहतर है कि जितना उसकी इनपुट उतनी ही डाली जाए जो उसकी रेंज में रहे, जो कि जिसको हम कहते हैं कि थ्रेशोल्ड लेवल के अंदर अंदर रहे, कि ताकि वो उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम। देखिए एक चीज़ है, उसके अंदर एक लिमिट है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ हमने डालनी है, उसके हम 50 पॉइंट डालेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट हैं, 60 डालेंगे तो फिर भी उसके 50 वाले ही बेनिफिट हैं, 70 डालेंगे फिर भी 50 वाले ही हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है 70 पॉइंट डालने की, क्योंकि वो जस्ट हमारी एक लेबर की कॉस्ट बढ़ाएगा, उसमें जो है एक्स्ट्रा एक आर्टिफिशियल जो है वो चीज़ जाएगी ज़मीन के अंदर। उसके अलावा हमारी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो बढ़ाएगा, फिर आगे उसी तरह से प्रॉफिट मार्जिन जो रेशो है वो कम होती चली जाएगी। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, अगर हम बात करें कि ये जो हमारे पास फ्लावरिंग स्टेज आती है जहाँ पे फूल बन रहा होता है, ये बड़ी किसी भी क्रॉप की, सूरजमुखी के अलावा अगर हम किसी भी फसल की बात करें तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेज होती है जिसपे फूल बन रहा होता है, बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। तो सर, इस स्टेज पे जड़ी बूटियों का हमला जो है वो सूरजमुखी पे किस हद तक असरअंदाज होता है, और अपनी फसल को सूरजमुखी को जड़ी बूटियों से महफूज रखने के लिए किसान भाई जो है वो क्या कौन सी तदाबीर इख्तियार करें, या कौन सी स्प्रे ऐसे करें कि जिससे जड़ी बूटियों का उगाव कम से कम हो और फसल को प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन मिलती रहे। देखिए उसमें पौधे को जस्ट सेव करने के लिए हमारी जो तहकीकाती टीम है, ब्रीडिंग टीम है, उन्होंने ये फाइनल किया था कि इसकी अर्थिंग अप कर दी जाती है जब जैसे ही जी प्लांट जो है वो वेजिटेटिव स्टेज से दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रहा होता है। तो उससे बहुत सारी जो लैंड है वो वीड्स क्लियर हो जाती हैं। उसके अलावा स्प्रे करवाने की जरूरत नहीं है। मैनुअल जो उसकी जो वीडिंग है या मैकेनाइज्ड वीडिंग है, कोशिश करेंगे स्प्रे को अवॉइड करें। और क्योंकि ये एक एडिबल ऑयल क्रॉप है, उसके रेजिड्यूज जो हैं वो प्लांट के साथ जाने ही जाने हैं, तो उस चीज़ पे इम्पेक्ट आएगा। तो कोशिश ये करें कि जो वीड्स हैं, कंपटीशन तो वो करती हैं, तो जी जी। उनको जितना जल्दी और जितना इफेक्टिवली उसको खत्म किया जा सकता है उनको किया जाए। सर, फिर जो हम गोडी करना रिकमेंड कर रहे हैं, तो गोडी जो है ये कब की जाए, मतलब इसकी ये भी कि फसल की किस स्टेज पे जाके, या जड़ी बूटियां जब उगाव स्टार्ट हो उनका तभी गोडी कर दे, इसके बारे में भी थोड़ा सा किसान भाइयों की रहनुमाई फरमा दे। देखिए ये जमीन टू जमीन वेरी करता है, लैंड टू लैंड वेरी करेगा। उसकी रीजन है कि कोई फार्मर ऐसा है जिसने वीड्स इफेक्टिवली कंट्रोल की हुई हैं, एक फार्मर ऐसा है उसके साथ भी जो बेशक उसका जो है वो लैंड होल्डिंग है लेकिन उसने कंट्रोल नहीं की हुई। होता क्या है कि वो रीजर्मिनेट हो रही होती हैं। एक वीड है, अगर हम उसको एक दफा जस्ट रिमूव करवा देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा आएगी नहीं। उसके टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो हैं वो सीड डिस्पर्स हो चुके होते हैं, उसके स्पोर्स डिस्पर्स हो चुके होते हैं। तो ये कहना ये कि जैसे एक पुराना थोड़ा सा हम बैकडेट चला जाएं तो एक डीडीटी एक स्प्रे के नाम से आती थी, हर इंसेक्ट को वो किल कर देती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस आ जाती है। तो जितना उसको अवॉइड किया जा सकता है उसको स्प्रे को उतना अवॉइड किया जाए। और इसमें जो है पानी से पहले इसकी वीडिंग कर दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। गोडी कर दी जाए वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसके अंदर प्रॉपर जो मॉइस्चर है वो कंटेन करने की कैपेसिटी हो ज़मीन के अंदर। अगर हम पानी के बाद अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो हार्ड पैन बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हार्ड पैन स्टार्ट होगा उसकी एवरेज जो है वो न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से उसकी जो यील्ड की एवरेज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने हार्ड पैन भी नहीं बनने देना उसमें, ज़्यादा पानी की वजह से, हार्ड पानी की वजह से। और इसमें जो है वो हमने पेस्टिसाइड भी यूज़ नहीं करने, तो इसमें दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है। जी सर, बहुत शुक्रिया।
सर हम जो फसल की थिनिंग करते हैं, इसकी छिद्राई करते हैं, इसके बारे में क्योंकि जिन इलाकों में भी लेट सोइंग हुई है उसमें तो इसकी थिनिंग का प्रोसेस हो सकता है, तो उसके बारे में भी आप बता दें कि थिनिंग का क्या प्रोसीजर है, किस तरह किसान भाई जो वो इसकी छिद्राई करें। जी, उसमें ऐसे है कि हमने फासला जो है वो 9 इंच रखना है एक पौधे से पौधे के दरमियान में। तो इतना फासला जो है वो मेंटेन कर दें, और पूरे 1 एकड़ में 23,000 जो है वो 23,000 प्लांट्स मौजूद होने चाहिए एक अच्छी एक एवरेज के लिए। ठीक है सर। सर हम ये जो मिट्टी चढ़ाते हैं, हम कहते हैं कि सूरजमुखी के मुड्डों पे मिट्टी चढ़ाते हैं, इसकी क्या अहमियत है और इसका क्या तरीका कार है कि ये क्यों चढ़ाना जरूरी है मिट्टी, इसके बारे में मैं किसान भाइयों की आप रहनुमाई फरमा दे थोड़ा सी। देखें, हमारी ना बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो पूरा जो उनका प्लांट होता है उनके साथ साथ उसकी स्लीव्स होती हैं, उसकी पॉड्स होती हैं, उनका वेट इतना नहीं होता कि किसी एक जगह पे वेट हो। अब होता क्या है, हमारा एक कंट्री ऐसा है कि इसमें बहुत सारे जो है वेदर की कंडीशंस एक ही टाइम पे चल रही होती हैं। अगर हम मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे, होगा क्या, आगे जाके पौधे को तने जो है वो मोटा होगा, उसको सपोर्ट नहीं रहेगी, ऊपर जो हेड है सारा वेट उसका है। अब आप ये देखें कि 23,000 हेड्स ने मिलना है तो पैदावार उसकी आनी है, तो उसमें स्टेम का रोल खत्म हो जाता है, वो एक बायोमास जो है वो साइड पे हो जाता है, उसको हम नील कर देते हैं। अब पौधा जो है थोड़ी सी बारिश आ जाती है, कोई हवा चल जाती है, जैसे अभी वीट कटाई के करीब है, तो अगर एक भी बारिश आ जाती है तो वीट तो सारी उसकी वो इसेबल ही नहीं रहेगी कि उसकी कंबाइन से हार्वेस्टिंग या मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग हम कोई और करवा सकें। तो इस तरह से क्रॉप का लॉस होता है। तो उस लॉस से बचने के लिए, स्टेम को सपोर्ट देने के लिए हम उसमें मट्टी चढ़ाते हैं। उसका डबल फायदा है, एक स्टेम को सपोर्ट मिल जाती है, दूसरा जो हमने वीडिंग करनी है, जो गोडी करनी है, वो भी साथ ही जो है थोड़ी थोड़ी उसकी वीडिंग हो जाती है। उसमें हमें एक एफर्ट थोड़ी एक्स्ट्रा कम करनी पड़ती है, एक ही चीज से हम दो काम ले लेते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर अगर हम बात करें अभी जो करंट सिचुएशन है, इसी के हिसाब के जो स्टेज जा रही है सूरजमुखी की, क्योंकि सोइंग तो काफी टाइम से हो गया, अब तो तकरीबन नियर टू हार्वेस्टिंग जा रही है। सर इस स्टेज पे कीड़ों का और बीमारियों का किस कदर हमला होता है? अगर मैं देखूं कि सुंडी का अटैक जो है वो मोस्टली आ जाता है इस पे, तो उसके कंट्रोल के लिए हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा ये कि हम ये भी देखते हैं कि सूरजमुखी पे अगर हमारे पास नुकसान से कीड़े हैं, तो उसके पास सूरजमुखी के ऊपर दोस्त कीड़ों का भी काफी ज्यादा तादाद रहती है। तो हम ऐसी क्या तदाबीर इख्तियार करें कि हम जो कोई स्प्रे भी ऐसा करें कि दोस्त कीड़े जो हैं वो भी महफूज रहें, ताकि उनको भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे पास अटैक है इंसेक्ट्स का वो ज्यादा हो जाएगा। जी, उसके लिए मैं तीन चार चीजें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। काइंडली ये स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिएगा। जी मुबशिर सर, काइंडली अलाउ कर दें सर को यहाँ होस्ट कर दें। जी, हेलो। उतनी देर हम जी वैसे जी बात कर लेते हैं। जी जो सर। इसमें ना चार इंसेक्ट्स आते हैं जो मेन है। देखें, इंसेक्ट्स की इतनी स्पीशीज हैं, अगर हम एक एक को कैटर करने लगे या हर एक के ऊपर स्प्रे करवाने लगे तो हमारी फसल जो है उसका लॉस भी होगा। हमने एडिबल ऑयल क्रॉप है, इसको हत्तुल इम्कान हमने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर स्प्रे का सिंगल ड्रॉप भी स्प्रे ना हो। किसी भी किस्म के केमिकल से हमने इसको जितना पाक कर लेंगे उतना ही हमारा पाकिस्तान का फायदा है, हमारा अपना फायदा है। इसमें चार इंसेक्ट्स मेजर हम इसमें कंसीडर करते हैं। सबसे पहले वाइट फ्लाई को हम कंसीडर करते हैं। वाइट फ्लाई से सारे किसान भाई जो हैं वो फेमिलियर हैं। वाइट फ्लाई को अगर टाइम पे कंट्रोल कर लिया जाए और स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल कर लिया जाए तो ये बिल्कुल इफेक्टिवली कंट्रोल होती है। अब पिछले 4 से 5 साल में वाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा रहा, जिसकी वजह से हमारी कॉटन की जो बेल्स हैं वो 50% पे आ गए। इट मीन्स हमारी इंडस्ट्री को लॉस हुआ। सेम कंसेप्ट इधर आएगा। अब जो सनफ्लावर का प्लांट है, इसके जो लीव्स हैं ये कॉटन के 4 लीव्स मिलाएंगे तो इसका एक लीव बनेगा। इट मीन्स इसका जो ईटीएल लेवल है, थ्रेशोल्ड लेवल है इंसेक्ट का, वो कॉटन वाला नहीं हो सकता। जस्ट हम एक रेफरेंस के तौर पे उसको यूज कर रहे हैं। तो उसमें हमें ये चाहिए कि वाइट फ्लाई के लिए या किसी भी और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने किसी सेम ग्रुप की पेस्टिसाइड को रिपीट नहीं करना। हमने वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए
अगर उसके निम्फ हैं यानी कि एडल्ट से थोड़ा सा छोटा है तो पायरिप्रॉक्सिफिन हमने स्प्रे करनी है 200 ml। और अगर थोड़ा सा बड़ा है यानी कि एडल्ट है, उसका आपको नज़र आ रहा है उसका साइज बड़ा है, उसका रंगत जो है वो ज़्यादा वाइट हुई हुई है और प्लांट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। और वैसे हम इसका 5 नीम फॉर अडल्ट पर लीफ इसका काउंट करते हैं ETL। 25 प्लांट्स पर एकड़ से हम लेके उसकी एवरेज निकालते हैं। तो उसमें हमने स्प्रे करवानी है स्पायरोटेट्रामेट और बायोपावर 250 ml जो है वो स्पायरोटेट्रामेट और 125 ml जो है बायोपावर, ये इसमें मिक्स करके तो ये हमने स्प्रे करवानी है। ये दो स्प्रेज हैं, इनसे इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है। जो इसके लिए एक कॉमन इंसेक्टिसाइड यूज होती रही आज तक वो है सीटामेप्रिड। सीटामेप्रिड में हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ चुकी है। तो इंसेक्ट की रेजिस्टेंस की डेवलपमेंट में हमें कंट्रीब्यूट करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसमें रिप्लेस करते हैं। सेकंड जो इंसेक्ट आ जाता है वो आ जाता है जेसिड। जेसिड का इसके ऊपर इन्फेस्टेशन ज़्यादा होती है। जेसिड के लिए हम यूज़ करेंगे मीडाक्लोप्रिड। अगर 200 SL है तो उसकी 100 ml यूज़ करेंगे पर एकड़ के लिए डोज। और अगर ये जो है 100 SL है तो 200 ml जो है वो हम इसकी डोज यूज़ करेंगे। दूसरा इसके साथ एक नया केमिकल है नाइट्रन पायरम, नॉकआउट के नाम से अवेलेबल है, तो उसकी 100 ml की डोज हम करवाएंगे। तो ये एक या दो दो स्प्रे से जो है वो ये कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाती है बड़ी एक क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज इसमें आती है ओनियन स्टेज। ओनियन स्टेज पे आता है हेड मॉथ। हेड मॉथ जो है वो सेम इंसेक्ट है जैसे कॉटन का अमेरिकन बॉलवर्म है। इस ये इंसेक्ट क्या करता है, ये हेड के ऊपर एक ही आता है, क्योंकि सनफ्लावर का जो पूरा प्लांट है उसमें जो मेन क्रूशियल पार्ट है वो हेड ने प्ले करना होता है। तो हेड के ऊपर वो एग लेइंग करता है। जब उसमें से लार्वा निकलता है तो वो उसके अंदर। सॉरी टू सर, सर आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप अगर आप शेयर करना चाहें तो। जी थैंक यू। ये मैं आपको इसमें विजुअली दिखा देता हूँ। जी सर। ये देखें जी, वाइट फ्लाई, वाइट फ्लाई का हो गया, जेसिड का हो गया, हम आ जाते हैं हेड मॉथ। अब ये बेसिकली इस स्टेज में जो है वो अटैक करता है, ये जो हम दिखा रहे हैं ओनियन स्टेज में। जब इसमें इसने अटैक कर दिया है तो इट मींस ये प्लांट एंड हो गया, क्योंकि ये इसके दरमियान में ये बोरिंग कर देगा, वहां पे सीड फिलिंग नहीं होगी, उसके साइडों में भी नहीं होगी। और ये ऐसे जब इस स्टेज पे होगा तो ये हमने डील करना है। अब इसके जो सनफ्लावर पे मुख्तलिफ स्टेजेस में ये अवेलेबल है। ये देखें सर्कल में है, रेड सर्कल में ये लार्वा है, ये ईट कर रहा है यहाँ से। अब ये देखें जब इस स्टेज पे आ जाएगा, जब इसकी सीड सेटिंग हो गई है, उस वक्त ये बोर करने की कोशिश करेगा तो इसको सूटेबल प्लेस नहीं मिलेगी, ये इसमें बोर नहीं कर सकता। लेकिन प्रेजेंट है, इस ये नुकसान नहीं करेगा इस स्टेज पे। जो नुकसान करने वाली स्टेज है वो कुछ एरियाज में इस वक्त अवेलेबल है, और उससे जो है वो ये जितना हम बच सकते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये है, ये देखें ओनियन स्टेजेस, और ये इसके सारे फीसिस के साथ ये कैसे इसने बोरिंग की हुई है। सो हमने इसको इस स्टेज पे कंट्रोल करना है, और इस स्टेज पे कंट्रोल करने के लिए ये इसका एडल्ट है। एक मैं आपको वीडियो एक दिखाता हूँ। इसके स्प्रे करने के लिए हमारे किसान भाई जो हैं वो बहुत ज्यादा एक गलती कर लेते हैं कि लेबर को, हमारी जो है ना वो अनएजुकेटेड है, अनलिटरेट ज्यादा नहीं है, उसका एक्सपीरियंस है फील्ड का है लेकिन वो रॉन्ग एक्सपीरियंस है। हमने क्या करना है, जब इसकी स्प्रे करनी है हेडमाउथ के लिए, क्रॉप इस स्टेज पे होगी या इससे निकल रही होगी या इससे थोड़ा सा पहले की स्टेज होगी। अब वो, अगर आप किसी लेमैन को कहें ना स्प्रे करने के लिए, वो क्या करेगा, पूरे प्लांट पे स्प्रे करेगा। अब हमने तो करनी है सिर्फ हेड के ऊपर, वो नुकसान ही हेड को देता है। तो हमें क्या जरूरत है, हमें पूरे प्लांट के ऊपर जो है वो रेजिड्यूज भी फेंकें, हमारी पेस्टिसाइड भी जाया हो, हमारा टाइम भी ज्यादा हो, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा आए। उससे बेहतर है कि हम उसका मेथड एक इफेक्टिव बना लें कि जिसकी टू दी पॉइंट, जिससे जो है वो हमें बेनिफिट हो सके। अब ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ये काइंडली इसको देखें कि लांस को हमने, ये जो स्प्रेयर है इसकी लांस को हमने ऐसे पकड़ना है कि जस्ट हेड के ऊपर टारगेट हो, ताकि हम टारगेटेड स्प्रे करवा सकें। जी सर। ये देखें जी। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। पुराने वाली है, पिछले वाली होती पीटीज है।
ये वीडियो चल रही मेरे पास। हाँ सर, आप दोबारा स्क्रीन शेयर करें एक दफा। सॉरी ये चेंज हो गई थी। अब आ गई वीडियो, मैं ये दोबारा जी प्ले जी। कर देता हूँ। ये देखते हैं, अब इसमें ना हेड स्टेज है, ये भी हेड ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे भी अगर आता है या इससे पहले आता है, तो हमने इसको स्प्रे, ये जो स्प्रेयर है इसकी लांस हमने इस तरह से रखनी है कि ये जस्ट टारगेटेड स्प्रे हो। अब ये देखिए पूरे प्लांट के ऊपर हम स्प्रे नहीं कर रहे, जस्ट हेड्स के ऊपर कर रहे हैं। सेम इसी तरह से हमने आगे इसके ऊपर इंसेक्ट, इसके लिए हमने जो पेस्टिसाइड्स हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें फ्लूबेंडामाइड है, उसकी 50 ml पर एकड़ की डोज है, तो वो यूज करनी है, या एमामेक्टिन 200 ml के लिए। उसके अलावा आ जाती है आर्मी वर्म। आर्मी वर्म जो है उसका अटैक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो मैनेजेबल है अगर हम उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर लें। जैसे ही अपीयरेंस हो किसी एक सिंगल लार्वे की भी, तो हमने उसके ऊपर ल्यूफिनरॉन की स्प्रे करवा देनी है। ल्यूफिनरॉन जो है वो 200 ml की हमने स्प्रे करवानी है। उससे क्या होगा, ये एक आईजीआर है, ये इसको इंसेक्ट को आगे ना डेवलप नहीं होने देगा। तो ये हमें एक अच्छी चीज जो है वो मिलेगी, हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो बिल्कुल सेफ होगी, हमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी नहीं किया होगा, और हमारी जो क्रॉप है उसके ऊपर स्प्रे के रेजिड्यूज जो हैं वो भी बहुत कम होंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, हमने इंसेक्ट्स की बात की, इसी तरह अगर हम जैसे आपने कहा कि हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, तो क्या इन इंसेक्टिसाइड्स का, क्योंकि ये भी हमारे पास ऑयल सीड क्रॉप है और इसकी मतलब फ्लावर बन गए हैं, अब सीड जो है वो तकरीबन रेडी होगा, तो इसके क्या ह्यूमन लाइफ पे, हमारी इंसानों की सेहत पे कोई मुज़र असरात तो नहीं होंगे? कि जाहिर सी बात है, स्प्रे कर रहे हैं, उसमें जहर है, तो वो क्योंकि खाने वाली चीज है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? देखें, जितनी भी हम ये पेस्टिसाइड्स रिकमेंड करते हैं, कि हम जितनी भी या मैंने आपको बताई हैं, ये वो पेस्टिसाइड्स हैं जिनकी रेजिडुअल लाइफ जो है वो बहुत कम है। वो इतनी कम है कि हम हार्वेस्टिंग जब करेंगे उसमें रेजिड्यूज उसके नहीं होंगे, या बिल्कुल इतने लेवल पे होंगे जो कि ह्यूमन के लिए एक्सेप्टेबल है। क्योंकि जब हेडमॉथ आना है उसके बाद 1 महीना लगना है क्रॉप को, तो ये इसके रेजिडुअल लाइफ ही 15 दिन है, तो वो खत्म हो जाने हैं। उसके बाद हम जब आर्मी वर्म आता है उसकी हमने स्प्रे करवानी है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि फसल की कटाई से 15 दिन पहले हमने स्प्रे बंद कर देनी है। उसकी रीजन यही होती है कि जितने भी रेजिड्यूज उसमें कम हम जाने दें वो ज्यादा बेहतर है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, हमने इंसेक्ट्स की बात कर ली, अगर हम डिजीजेस की बात करें, अगर हम देखें सूरजमुखी पे जो बीमारियां आती हैं, अक्सर उल्ली लग जाती हैं या फफूंदी की जो फंगल डिजीज हैं वो बहुत अटैक करती हैं, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल से बता दें, और उनकी रिकमेंडेशन जो है उसका कंट्रोल जो है वो भी बता दें, कि हम केमिकल कंट्रोल करें या कल्चरल कंट्रोल करें इन बीमारियों से महफूज रखने के लिए अपनी फसल को। देखें, जो पहली ऑप्शन है वो इंसेक्ट हो, डिजीज हो, कल्चरल कंट्रोल होनी चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो केमिकल है। अब इसमें आगे डिफरेंस आ जाता है डिजीज और इंसेक्ट में। डिजीजेस एक ऐसी चीज है जो जब डेवलप हो जानी है फिर हमें पता चलना है। डेवलप होनी स्टार्ट होते हुए हमें नहीं पता चल सकता। हमें कोई एक्सटेंसिव लेवल की डिजीज स्काउटिंग करेंगे तो हमें पता चल सकता। इतनी पॉसिबल नहीं है एक फार्मर के लेवल पे। तो ये है, जितना भी सीड हो सोइंग करते हुए, अब तो ज्यादा सोइंग हो चुकी है, उसको ट्रीट करके सोइंग करनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने ट्रीट नहीं किया, इट्स ओके। हमने क्या करना है कि जब इसकी हेड की बनने की स्टेज आ जाती है, ओनियन स्टेज आ जाती है, उस वक्त हमने बिल्कुल केयरफुल हो, जिस टाइम से ब्लैक होना शुरू हो जाए, हेड हमें को ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाए या हेड मुरझाना शुरू हो जाए, हमने उस प्लांट को एलिमिनेट करते जाना है। ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम इसको ये कर लेंगे तो हम डिजीजेस जो हैं वो इतना हम जरूर हो जाएंगे कि नेक्स्ट हमारे जो यील्ड है उसमें थोड़ा कम इम्पैक्ट रहेगा, वो स्प्रेड जी नहीं सर। होंगे उसके स्पोर्ट्स। जी सर। सर, ये आपने मतलब आपने जनरल डिजीजेस के बारे में बता दें, या आपने स्पेसिफिकली ये फंगल डिजीजेस जो अटैक करती है उनके बारे में ये रिकमेंडेशन दी है कि
फार्मर्स जो है वो स्प्रे से बचें, थोड़ा ये वाला जो है वो प्रैक्टिसेस जो है वो कर लें? जी, मैंने एक जनरल रिकमेंडेशन दी है क्योंकि मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो इंसेक्ट्स के साथ है। अब जी, अगर जी। मैं बैक्टीरिया क्या रेमेडी फंगस के लिए बताऊँ और फार्मर उसको अडॉप्ट करे, उससे लॉस हो, उससे बेहतर है कि मैं उसकी एक जनरल एक बता दूँ कि जी आप ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखें इंसेक्ट है ना, इसका हम काउंटिंग कर सकते हैं, डिजीज़ है इसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। इसकी परसेंटेज आनी है, परसेंटेज बहुत सारे प्लांट्स आएँगे तो फिर आनी है। सो ये पॉसिबल नहीं है कि हम डिजीज़ को डेवलप होते हुए कंट्रोल कर सकें। जो उसका कंट्रोल कर सकते हैं वो यही है कि हम उसके एलिमिनेशन करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर इसी के साथ हमारी बैठक का वक़्त जो है वो भी ख़त्म हो रहा है। अगर किसी किसान भाई का जिन्होंने हमारे नाज़रीन जिन्होंने हमें जॉइन किया, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें। जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। चलें ठीक है सर, मेरा ख़्याल है कि आज का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रह गया। सबको काफ़ी अच्छी मालूमात मिली हैं कि किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन जी। नहीं अभी तक आ रहा। सर मैं एंड पे आपसे आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी कि साइड में आप यहाँ क्या पे ना मैं एक बात ऐड करना है तो सर सर आपकी आवाज़ कट रही है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रेटिंग सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ कट रही है। आई थिंक इंटरनेट का काफ़ी इश्यू है आपका। सर साथ-साथ आपके इंटरनेट का कोई इश्यू चल रहा है उनके 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 इंटरनेट जैसे ठीक होता है, स्टेबल होता है, हम उनकी तरफ से मैसेज लेके अपने किसान भाइयों के तक ज़रूर पहुँचा देंगे कि वो किसान भाइयों को क्या रिकमेंडेशंस देना चाह रहे थे। ज़ुबैर साहब एंड पे मैं आपके कमेंट्स लेना चाहूँगी कि जो हमारे सूरजमुखी के काश्तकार हैं, जैसे हमारी दूसरी मेजर क्रॉप्स हैं, उसी तरह हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, वो भी उतनी ही अहमियत रखती हैं। तो आप फार्मर्स जो हैं, उनको क्या कमेंट देना चाहेंगी इस पे कि क्या इसकी अहमियत है और वो हम किस तरह से इसकी पैदावार को मज़ीद बढ़ा सकते हैं? देखें सूर्यमुखी एक ऐसा एक ऑयल है, इसके अंदर इसके जो ओमेगा 9 और ओमेगा 3 के जो इसके कंटेंट्स हैं वो हाईली सूटेबल हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। तो हमने अपने लिए सूर्यमुखी ग्रो करना है, कमर्शलाइज भी अब इसका रेट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हमने इसकी कल्टीवेशन में अब तो जिस वक्त भी सोइंग हो चुकी है, इट्स ओके। हमने इसकी कल्टीवेशन के ऊपर अगर हमने सही बुनियाद रख दी, पूरी क्रॉप आपकी दी बेस्ट जाएगी। उसमें जो चीज़ा-चीज़ा नुकात हैं वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसकी ऑन टाइम सोइंग जी सर। जितनी रिकमेंडेड है, जिस टाइम पे रिकमेंडेड है, उस टाइम पे सोइंग करेंगे, आपकी क्रॉप दी बेस्ट जाएगी टेम्परेचर के साथ, इंसेक्ट्स के साथ, डिजीज़ के साथ। हम डिजीज़ और इंसेक्ट से एस्केप करा सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, उससे को हम इरेडिकेट नहीं कर सकते। तो बिला वजह, बिला ज़रूरत पैसे ज़ाया करने का, स्प्रे करने का, खादें डालने का उसका कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर है कि मशवरा कर लिया जाए माहिरीन के साथ और उसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उसको एज़ सच अडॉप्ट किया जाए। तो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। उम्मीद करती हूँ कि जी शहज़ाद साहब आपका कोई क्वेश्चन है? जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, एक तो मैं सावी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दिया किसान भाइयों को, उनकी मालूमात के लिए। बहुत शुक्रिया। और दूसरे नंबर में खादों के बारे में पूछना चाहता था कि इस बार जिस तरह डीएपी की काफ़ी कीमत है, तो हम किसान यूज़ नहीं कर पाए डीएपी। तो इसके हवाले से पूछना चाहता था, आप कोई खाद वगैरह इस्तेमाल कर सकती है या नहीं ज़रूरत होती डीएपी की इसको? देखें डीएपी की उस वक़्त ज़रूरत होनी थी जब उसकी सोइंग के टाइम पे। अब अगर आप इस वक़्त फास्फोरस की कोई भी जो फ़ॉर्मूलेशन है उसमें आप यूज़ कर लेंगे, तो उसका आपको उतना रिज़ल्ट नहीं आना। उसका एक सॉल्यूशन है, मैंने ऑलरेडी पहले बताया इज़ाबयोन, वो एक केमिकल है, उसकी आप डबल डोज़ करवा लें। 2 ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं। इज़ाबयोन आप यूज़ करें 400 एमएल पर एकड़ उसकी फोलियर स्प्रे करवाएँ, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप लिक्विड पोटाश का स्प्रे करवाएँ। लेकिन इज़ाबयोन से ये होगा आपको कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक इनफ क्वांटिटी में मिलेंगे।
आप यकीन करें कि अगर एक क्रॉप अगर स्टेबल थी, हार्ड पैन आ गया, अनस्टेबल हो गई है, उस क्रॉप को स्ट्रेस से रिलीव इज़ा बयान ने किया, और ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो इस वजह से मैं क्या सर, रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ईज़ा डीएपी बयान करने डालने से का ज्यादा फास्फोरस फायदा की नहीं। जरूरत खत्म हो जाती है? नहीं, जरूरत खत्म नहीं होती। देखें, आपके पास अब जो टाइम की विंडो है ना, हमने उसी हिसाब से कैलकुलेशन करते हुए हमने उसका फैसला करना है। अगर आप इस वक्त डीएपी डालेंगे तो उसमें आप यूरिया तो डाल नहीं डाल रहे हैं, उसमें फास्फोरस आप डाल रहे हैं, वो कब तक प्लांट को आगे जाके मिलेगी, उस वक्त तक तो आपकी क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी होगी। आपको तो वो सोल्यूशन चाहिए जो आप इस वक्त अप्लाई करें, हफ्ता 15 दिन 20 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आना क्रॉप के ऊपर शुरू हो जाए। हम डीएपी इसी वजह से जो है सही। वो कल्टीवेशन के टाइम पे ऐड करवाते हैं कि ताकि उसकी जब अवेलेबिलिटी होनी है फास्फोरस की, तब तक वो क्रॉप हमारी स्टैंड कर रही होगी, उसको बेनिफिट होगा। जिस तरह सर आपने बताया कि 2 एप्लीकेशन कर सकते हैं हम ईज़ा बयान की, तो ये किस किस टाइम पे कर सकते हैं हम? सर ये आप एक अगर आपकी क्रॉप की स्टेज इस वक्त है ओनियन स्टेज, एक आप उस वक्त कर सकते हैं, एक आप फ्लावरिंग के टाइम पे कर सकते हैं। इन दोनों टाइम पे क्रॉप को, जैसे कहते हैं कि एक भूख लगी होती है, आप उसको जितना खाना प्रोवाइड करेंगे वो कन्वर्ट करके आपको पैसों की शक्ल में, यील्ड की शक्ल में देगा। जी सर। और सर एक और क्वेश्चन था हमारा, मेरा पानी के हवाले से। जहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा थाले एरिया है, तो पानी ज्यादा, ये टोटल पानी कितने लगने चाहिए और हम कितने वक्फे के साथ पानी लगा सकते हैं? वैसे आजकल जैसे टेम्परेचर भी काफी है। जी बिल्कुल। आपका जो बेल्ट है लिया करोल लालीसन, इसमें सनफ्लावर बहुत ज्यादा काश्त होता है। हमारे अपने एक्सपेरिमेंट्स आपके डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, तो उसके लिए 4 पानी तो है स्टैंडर्ड के 4 पानी हो, लेकिन अब ये देखें बारिश नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से आपको ज्यादा पानी देना पड़ सकता है। आपकी क्रॉप किस हवाले से यानी कि किस स्टेज पे है, उस हवाले से मैं आपको जो है वो एग्जैक्ट गाइड कर देता हूँ कि आप इसको क्या क्या कर लें, वो बता दें कहीं। तकरीबन सारा इस वक्त 2 माह की हो गया फसल। सर अभी 2 माह फूल की हो निकल। गया मुझे। जी। जी, अभी ना ऊपर से निकल बन रहे हैं उसकी डंडी वगैरह। हाँ जी सर। उसकी वो डोडियां सी बन रही हैं, उसके वो जी जी। प्याज सी शक्ल बन रही है। जी बेहतर हो गया। जी सर आपने जी उसमें सर। ना एक चीज रखनी है कि एक अब आपने ना स्प्रे करवानी है एमामेक्टिन की, और साथ आपने इजाबयान की करवानी है। ठीक है, उसके जी बाद आपने 15 दिन बाद लाजमी आपने पानी देना है। 15 दिन से पहले पहले जितना आप दे लेंगे, 15 दिन आपको बताया मैंने मैक्सिमम, उससे पहले आपने एक पानी आप देना है। बेशक आप स्प्रे करवाने के अगले दिन दे दें, ठीक है, उसका क्रॉप को फायदा होना है। और आप इस वक्त जो है आप यूरिया डाल सकते हैं। तो आप ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल में ऑप्शन ये होगी कि आप इंसेक्ट पेस्ट की अपनी देखें कि उसके ऊपर हेड मॉथ तो नहीं आ रहा। अगर हेड मॉथ आ रहा है तो पहले स्प्रे करवाएं, और पानी के साथ हाफ बैग यूरिया दे दें। तो वो आपकी कुछ जो क्वांटिटी आप जो चाह रहे हैं जो डीएपी से आए, वो आप यूरिया से पूरी करें, वो ज्यादा बेहतर है, ताकि वो इजीली जी अवेलेबल सर। हो जाएगी उसको उतने दिनों में। और एक जो है जी वो सर। आप दोबारा दे दीजिएगा जब फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाए, उसकी जो सीड सेटिंग हो रही हो, उसकी पॉलिनेशन चल रही है, उस वक्त आप फिर एक हाफ बैग यूरिया जो है वो दे सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो यूरिया रह गई है स्टार्ट में डीएपी की वजह से, वो आप उसको दे देंगे। इन द मीन वाइल इन 2 एप्लीकेशंस के बाद भी आपको लगता है कि आपकी क्रॉप जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती, तो फिर बेहतर है कि आप कोई चीज ना अप्लाई करें, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक कॉस्ट देगी। इन 2 एप्लीकेशंस के दरमियान आप इजा बयान कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक जनरल रिकमेंडेशन दें तो वो सबके लिए होती है। अब जैसे आपकी जो स्टेज है वो अभी ओनियन स्टेज है, अभी आपको तकरीबन तकरीबन 1.5 महीना और लगेगा। आपकी क्रॉप की हार्वेस्टिंग मई के एंड में होगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हार्वेस्टिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, जिन्होंने अर्ली सोइंग की हुई थी। सो इस वजह से मैंने आपके से पूछा था। तो आपके लिए टारगेटेड जो है वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने अपनी पेस्ट की स्काउटिंग करनी है। उसके बाद आपने उसको एक पानी देना है। अगर स्प्रे करवाने की जरूरत है तो वो आपने एमामेक्टिन करवानी है, क्योंकि इस वक्त हेड माउथ का अटैक होगा। तो एमामेक्टिन के बाद आपने फौरी तौर पे पानी दे देना है, और साथ हाफ बैग यूरिया दे देनी है। पौधे का हेड का साइज भी बेहतर होगा, और आपको एक
पैदावार मिलने की ना अच्छी मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, लॉस थोड़ा कम होगा। उसके बाद आपने हाफ बैग यूरिया दोबारा जो है जब सीड सेटिंग हो रही होगी फिर दे देना। जी सर एक क्वेश्चन और था मेरा, सर सल्फर की क्या जी अहमियत है इसमें, हमें सनफ्लावर में लोग काफी कहते हैं कि सल्फर इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, सल्फर की इस तरह से उसके जो ऑयल कंटेंट है, सल्फर जितना भी है ये आगे जाके उसको कन्वर्ट करता है ऑयल कंटेंट्स में। तो 6 kg सल्फर जो है वो रिकमेंड किया जाता है। आपकी क्रॉप इस स्टेज पे है अभी कि जो अभी रिकवर हो सकती है, तो आपको सल्फर अभी देने की जरूरत नहीं है। अगर फर्ज करें आपका ये पानी मिस हो जाता है, आपको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, फिर आप अगले पानी पे यूरिया भी दें और सल्फर भी दें, और लिक्विड में दें और सल्फेट फॉर्म वाला दें, ताकि वो रेडिली अवेलेबल हो। ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच शहजाद साहब, आपका भी थैंक यू सो मच सर, आपको इतनी डिटेल में आपने उनकी रहनुमाई फरमाई है। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारी बैठक का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की बैठक जो है वो बहुत अहम मालूमात आपको मिली होंगी। इससे आपके जो सूरजमुखी के काश्तकार हैं वो जो इस मौसम में उसकी हिफाजत के लिए, उसकी देखभाल के लिए, निगहदाश्त के लिए परेशान थे, उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो बहुत ही सूदमंद रहेगा। उनको इससे काफ़ी अहम मालूमात मिलेंगी। इसी के साथ मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगी। सर ज़ुबैर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी मालूमात हमारे किसान भाइयों को दी। जी नाज़रीन, इसी तरह अगली बैठक में नए प्रोग्राम, नए मेहमानों के साथ मिलेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान सायरा सईद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली बैठक में मिलें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।